तो चलो शुरू किया जाए। हम लोग ना सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेल। और सेल में हम लोग सेल के बारे में देख चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? जो बैक्टीरिया में से, जो बैक्टीरिया जिस सेल से बना है ना, उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज़ को फिर से समझ लेते हैं कि सेल जो है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? सेल टू टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिकली डिफरेंस क्या है, पहले वो समझ लीजिए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उस सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है, उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, इसके ऊपर एक कवर होता है, शीथ होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। समझ में आ रहा है? और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, इसमें नहीं होता है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन है। समझ पा रहे हो? मेम्ब्रेन, हिंदी मीडियम से अगर कोई पढ़े हैं तो मेम्ब्रेन को बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? जैसे सेल के ऊपर है सेल मेम्ब्रेन, उसी तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर भी होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो किस ग्रुप में आएगा? प्रोकैरियोटिक में। और जिसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, प्लस में उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ किसमें देखा जाता है? सिर्फ देखा जाता है बैक्टीरिया में। किसमें देखा जाता है? बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक सेल आपको प्रोटिस्टा में भी मिलेगा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बताइए। अगर प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बताएंगे तो अमीबा का नाम सुने हैं, पैरामीशियम का नाम सुने हैं, ये सब प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है। और फंगाई, यानी फंगी जो है, इसमें भी जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के ऊपर कवर होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल है। और एनिमल, जितना भी एनिमल है, और वो जो सेल से मिलकर के बना है, वो सेल कैसा है? यूकैरियोटिक है। और प्लांट की बात करें, प्लांट की, तो प्लांट में भी जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग यहां से जो आज शुरू कर रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल। कैसा है? यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के। कम से कम तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में एटलीस्ट जो अभी बात बताएं वो तो माइंड में रहना ही चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए क्या लिखता है कि यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स में कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा? प्रोटिस्टा आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, और फंगी आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं यहां तक? फिर क्या है कि इन यूकैरियोटिक सेल में देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मतलब कंपार्टमेंट बना हुआ है, छोटा छोटा एरिया बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? जैसे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। समझ पा रहे हैं? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग एरिया कवर करके रखा है, गोल्जी बॉडी इधर अलग एरिया कवर करके रखा है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना हुआ है, मतलब रूम के अंदर भी छोटा छोटा
पार्ट बना हुआ है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। यहां तक समझ पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए अब देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus। यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है विथ अ न्यूक्लियर इन्वेलप। समझ पा रहे हो, न्यूक्लियस के ऊपर एक इन्वेलप है, कवर है। इन एडिशन, इसके अलावा सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर ही मेम्ब्रेन बाउंड कवर नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यानी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर है जो इधर उधर मूव करते रहता है, लोकोमोशन करते रहता है, साइटोप्लाज्म में इधर उधर तैरते रहता है, और उसके अलावा वो सेल का स्ट्रक्चर देने में भी मदद करता है। सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर भी है। कुछ सेल जो है वो क्यूबॉइडल है, कुछ सेल जो है वो कॉल्यूमनर है, रॉड के जैसा है, कुछ सेल जो है वो फ्लैट चपटा चपटा सेल है। समझ पा रहे हैं? तो आखिर सेल इस तरह का शेप मेंटेन कैसे कर रहा है? समझ पा रहे हैं? तो इस तरह का शेप मेंटेन करने के लिए भी इसमें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर जो सेल को शेप प्रोवाइड किया है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में क्या है, स्केलेटन है, बोन है, कार्टिलेज है, जो हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप दिया हुआ है, हमारे शरीर को एक शेप दिया हुआ है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन का काम है सेल के शेप को मेंटेन करना। देयर जेनेटिक मटेरियल्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डीएनए आरएनए है, ये क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। समझ पा रहे हो? अच्छा, पता है डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है? डीएनए जो ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए होता है वो, उसका लंबाई 2.2 मीटर है। कितना है? 2.2 मीटर। और सेल का अगर साइज देखोगे तो बहुत छोटा, माइक्रोमीटर में, और उसके अंदर न्यूक्लियस में वो डीएनए रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये डीएनए जो है वो कॉइल हुआ रहता है, किसी चीज पे लपेटा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं उसको। तब इसका नाम क्या हो जाता है? तब इसका नाम हो जाता है क्रोमेटीन। क्या नाम हो जाता है? और जब यही क्रोमेटीन और ज्यादा कॉइल हो जाता है, किसी प्रोटीन के ऊपर और ज्यादा लपेट दिया जाता है, तब इसी का नाम हो जाता है क्रोमोसोम। क्या नाम हो जाता है? आ रहा समझ में? अब एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में तुमको डीएनए दिखेगा कि क्रोमेटीन दिखेगा कि क्रोमोसोम दिखेगा? तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो, न्यूक्लियस में जो है वो सेल के अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज दिखता है। अगर तुम सेल को नॉर्मल स्टेज में देखोगे तो उसमें क्रोमेटीन तुमको दिख जाएगा, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, एक सेल दो सेल में बंटने वाला रहता है, तो उस समय तुमको डीएनए मतलब डीएनए का क्रोमोसोम जो फॉर्म है ना, वो दिखेगा। हर टाइम वो नहीं दिखता है। जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, क्रोमोसोम को दो पार्ट में बांटने वाला रहता है, तब उसमें आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? डीएनए को अच्छे से कॉइल करके एक पेयर बना लेता है, मतलब दो दो करके जोड़ा बना लेता है, और एक जोड़ा एक सेल में, और एक तरफ का मतलब एक पार्ट वाला क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरे पार्ट वाला दूसरे सेल में चला जाता है। तो क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम दिखता है। आगे हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब क्या है कि जितना भी यूकैरियोटिक सेल है, जितना भी यूकैरियोटिक सेल है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं है। प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो डिफरेंट एज द फॉर्मर पॉजेजेस सेल वॉल। देखो, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस है। फॉर्मर कहने का मतलब जो पहले आया, पहले कौन आया है? प्लांट। तो प्लांट में क्या है? सेल वॉल है। और क्या है प्लांट में? प्लास्टिड्स है, जो क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है। अगर प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लांट सेल के ऊपर सबसे पहले तो सेल वॉल है। ऊपर में क्या है? सेल वॉल। इसके अंदर प्लास्टिड है जो एनिमल सेल में नहीं है। इसके अलावा इसमें वैक्यूल है, जिसके अंदर ये बहुत सारा चीज जमा करके रखता है, जो एनिमल सेल में नहीं है। विच
आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और ये तीनों चीज जो प्लांट सेल में है लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं है। हालांकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों क्या है, यूकैरियोट्स है, यानी यूकैरियोटिक सेल है। समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑन अदर हैंड एनिमल सेल्स में कुछ ऐसा भी चीज है जो एनिमल सेल्स में है लेकिन प्लांट में नहीं है। तो एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स है जो प्लांट सेल में पाया नहीं जाता है। सेंट्रियोल्स क्या है, सिंपली समझो, सेंट्रियोल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एक गुच्छा बना करके रखता है। जिस तरीके से दतवन देखे हैं मुंह धोने वाला, कैसे मार्केट में मिलता है, छोटा छोटा सिलिंड्रिकल फॉर्म रॉड के जैसा, अब गोल गोल बांध करके रखा रहता है, उसी तरीके का है। इसका काम क्या है, इसका काम जो है एनिमल सेल में है कि ये कोई भी चीज, यानी क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है ना, जब सेल के अंदर क्रोमोसोम और सेल जब डिवाइड होता है तो ये दोनों इधर से क्रोमोसोम को खींचने का काम और इधर से क्रोमोसोम को खींचने का काम यही करता है सेंट्रियोल। यानी इसका ये सेल डिवीजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में। जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ पाइए कि ये सब का काम क्या है। तो यहां तक तो समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले प्लांट सेल का स्ट्रक्चर के बारे में समझाते हैं और इस प्लांट सेल में कौन से पार्ट में क्या है उसको क्लियरली समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है? आपका सेल वॉल है। क्या है? और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये भी सेल वॉल है, लेकिन इसके बगल में जो इधर सेल है ना, उसका सेल वॉल है। ये नीचे वाला जो ये बड़ा सा जो आप सेल देख रहे हैं उसका सेल वॉल वो नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बाहर से, ये वाला पोर्शन, ये सेल वॉल है, लेकिन बगल वाले सेल का है जो इधर होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? इसका सेल वॉल कौन है? ये अंदर वाला लेयर जो है ये सेल वॉल है। क्लियर है? सेल वॉल के अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल के अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और पता है, अगर चारों तरफ से सेल वॉल ढक करके रखेगा सेल को, तब तो कोई केमिकल सेल के अंदर आ जा नहीं सकेगा। केमिकल वो बना के बाहर भी नहीं भेज सकता है, दूसरे से वो केमिकल अंदर भी नहीं ले सकता है। तो सेल वॉल में होल्स है। यहां देख रहे हैं आप, यहां देख पा रहे हैं क्लियरली, ये होल्स है। समझ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। कहीं पे लिखा हुआ है? कहीं पे तो होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। जो सेल वॉल में जो होल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिए। प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। बोला कीजिए, जो पूछा जाता है उसको बोलिए, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना सेल, प्लांट सेल के अंदर, ये है वैक्यूल। जो बड़ा वैक्यूल है, ये वैक्यूल है जिसके अंदर प्लांट अपना अननेसेसरी पार्ट या फिर यूजफुल पार्ट और वेस्ट पार्ट को, यहाँ पे फूड वगैरह को स्टोर करके रख सकता है। समझ पा रहे हैं? यहां तक बहुत सारा इसका फंक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? जिसके अंदर थैलेकॉइड होता है, छोटा छोटा सिक्का के जैसा, कॉइन के जैसा कुछ होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जब हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तभी समझ पाइएगा, अभी तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहां तक? और ये सबके ऊपर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको भी समझेंगे आगे कि ये न्यूक्लियोलस होता क्या है। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर चारों तरफ से मेम्ब्रेन रहेगा
तो फिर न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज आएगा जाएगा कैसे? तो इसमें भी होल्स है। क्या है? होल्स है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर, जो इसमें शायद अभी यहां नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कौन अटैच रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन अटैच रहता है? अब इतना कुछ कुछ तो याद आना शुरू हो गया होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ रहता है, दिख रहा है क्लियरली, तो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? और वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं रहता है वो क्या कहलाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है या कंफ्यूजन? और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसके अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अगर याद आ रहा होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो ये है लाइसोसोम। क्या है? जो अपने अंदर बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको डाइजेस्ट करने का एबिलिटी रखता है। और अगर ये फट जाएगा तो ये सेल को डाइजेस्ट कर देगा, पूरा सेल को किल कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। हालांकि ये हमारे या किसी के भी सेल में या प्लांट सेल में कोई भी चीज इंटर करेगा तो उसको हार्मफुल या जो बैक्टीरिया वगैरह उसको किल करने के लिए है, या फिर हार्मफुल केमिकल को तोड़ने के लिए है। लेकिन ये अगर खुद में ही फट गया तो फिर क्या होगा? ये खुद सेल डेथ कर जाएगा। मान लो आपके पास गन है प्रोटेक्शन के लिए, कि आप पर कोई हमला करे तो आप उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वही गन को अगर आप अपने ऊपर मार लीजिएगा तो क्या होगा? सुसाइड ही ना हो जाएगा? तो वही चीज हो जाता है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? और ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये अगर आप देखिएगा तो ये पेरोक्सीसोम है, और ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये सब क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और ये जो देख रहे हैं केमिकल्स, ये क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम पता है क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। समझ पा रहे हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी ये कहलाता है। तो राइबोसोम के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं? और दो, ध्यान से समझिएगा, दो प्लांट का सेल वॉल जहां आपस में चिपकता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला उस जगह को बोलते हैं जहां पे दो प्लांट का, देखो ये दूसरे प्लांट का सेल वॉल और ये मतलब दूसरे सेल का सेल वॉल और ये इसका सेल का सेल वॉल, अब ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हुआ है, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे? मिडिल लैमिला बोलेंगे। और इसके अंदर जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। जहां न्यूक्लियस के बगल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसी के बगल में गोल्गी apparatus होता है। क्योंकि गोल्गी apparatus का काम क्या है? वो कुछ केमिकल को सिक्रेशन करता है, और बेसिकली जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केमिकल बनाता है ना, उसको ये पैकिंग करने का काम करता है। किस चीज का काम करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है। समझ पा रहे हैं? तो ऑलमोस्ट जो भी चीजें यहाँ मेंशन था, और ये तो सेल वॉल है, हर चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? बुक को देखिएगा, एनसीईआरटी खोल के बैठिए और देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा फैमिलियर होइएगा उतना आसानी से चीजें याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल में। तो देखो, अगर एनिमल सेल की बात करें तो ऊपर से सिर्फ क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि सेंट्रियोल जो होता है ना, वो क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और गुच्छा के फॉर्म में रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं वो सेंट्रियोल है। समझ पा रहे हैं? ये कब मदद करता है? सेल को डिवाइड होने में। और सेल को डिवाइड होने में बेसिकली क्या? क्रोमोसोम को डिवाइड करने में, कि थोड़ा क्रोमोसोम इधर जाना आधा और आधा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाना है, उसको खींच करके अलग करने में सेंट्रियोल मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये सब जो आप देख रहे हैं केमिकल्स हैं, इसको पैरोक्सीसोम बोलेंगे। पैरोक्सियम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पैरोक्सियम। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बताइए? पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्योंकि यहीं पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें बहुत तरह का एंजाइम भरा हुआ रहता है। ये कौन है? लाइसोसोम। ये क्या कहलाएगा? सुसाइडल बैग। और ये राइबोसोम है। राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो अगर देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी चिपका हुआ हो सकता है, और साइटोप्लाज्म में फ्री भी हो सकता है। इसका बेसिकली काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना? और ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस का काम करता है। ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहता है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर, समझ पा रहे हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस कहलाता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? न्यूक्लियस के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? होल होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। कोई दिक्कत क्या? ये देखोगे तो ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका गोल्गी apparatus। ये जनरली पैकेजिंग का काम करता है और कुछ कुछ मटेरियल को ये सिक्रेट भी करता है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए अब सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखेंगे, समझेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो याद करो क्लास 10 में सॉप वगैरह आप लोगों का सिलेबस में था या नहीं? हाँ, साबुन कैसे काम करता है, मिसेल फॉर्मेशन, कुछ पढ़े हैं ये सब, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो साबुन में एक लंबा कार्बन का चेन होता है। समझ पा रहे हैं? लंबा कार्बन का चेन होता है। ये क्या दिखा रहा है? ये हर जगह कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को, ठीक है। एक लंबा चेन होता है और लास्ट में COOH ग्रुप, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं, तो ये फैट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैट, फैटी एसिड, ये सब नाम सुनेंगे धीरे धीरे, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। और यही चीज अगर मान लो यहाँ पे कोई आयन जुड़ा रहता, क्या जुड़ा रहता? आयन, जैसे सोडियम आयन या कुछ भी, समझ पा रहे हैं, तो ये सॉप मॉलिक्यूल हो जाता है। क्या हो जाता है? साबुन क्या करता था कि जो हम लोगों का कपड़ा है ना, उसमें जो डस्ट लगा रहता है ना, वो डस्ट ऑयली नेचर का होता है, ऑयल के जैसा होता है, ग्रीस के जैसा होता है। डस्ट जो होता है ना, सीधा जो डायरेक्टली कपड़ा पे बैठता है, उसको पानी में डाल करके कपड़ा निकालोगे तो उसके साथ भी घुल करके निकल जाएगा। लेकिन जो शरीर का जो डस्ट, मतलब शरीर का जो कचरा निकला है, मैल निकला है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है ना ऑयली नेचर का हो जाता है। कैसा नेचर का? और ये आप लोग जानते होंगे कि ऑयल पानी में घुलता नहीं है। तब हम लोगों को ये ऑयल को कपड़ा से हटाने के लिए, इस स्टेन को, समझ पा रहे हैं, हम लोगों को एक ऐसा मटेरियल का जरूरत पड़ता है, क्योंकि पानी में डालेंगे तो ये तो पानी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो ये बाहर निकलेगा कैसे? कपड़ा पानी से धोएंगे तो पानी तो इसके साथ अटैच होगा ही नहीं। तो हम लोग को एक ऐसा केमिकल का जरूरत पड़ता है जो इसके साथ भी जुड़ जाए और उधर पानी के साथ भी जुड़ जाए। समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो ये वाला पार्ट है कार्बन वाला, वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा ऐसे, और ये जो बाहर पार्ट है आयन वाला, ये पानी के साथ जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? और जब कपड़ा को आप पानी में डालिएगा और धोइएगा, तो पानी जब कपड़ा से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? वो इस मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचेगा, साबुन वाले मॉलिक्यूल को, और साबुन वाले मॉलिक्यूल ये जो कचरा है उसको अपने तरफ खींच करके बाहर निकाल देगा। समझ पा रहे हैं? तो मतलब जस्ट वो एक लिंक, एक जंक्शन का काम करता है। समझ पा रहे हैं? पानी जिसके साथ जुड़ करके बिना जुड़े निकाल ही नहीं पाएगा, और पानी मैल के साथ जुड़ता ही नहीं, तो उसको निकालने के लिए साबुन का हम लोग दे रहे हैं, जो पानी और मैल के बीच एक कनेक्शन बना रहा है। समझ पा रहे हैं? एक पानी और जो कचरा, जो डस्ट स्टेन है हमारे कपड़े में, उसके बीच वो एक लिंक बना देता है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारा सेल के अंदर जो हमारा एनिमल सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है,
वो लिपिड से बना है। किससे बना है? ये वाला ऊपर वाला पोर्शन से। समझ पा रहे हो? ये लिपिड से। लिपिड पता है ना, आप लोग सुने होंगे कि साबुन जो है वो ना फैट से बनता है। किससे बनता है? फैट से। नहीं तो फिर ये कॉमन टर्म में सुने होंगे कि साबुन चर्बी से बनता है। सुने हैं? साबुन किससे बना है? फैट से बना, चर्बी से बना। हाँ बिल्कुल सही बात है, फैट से ही बनता है या फिर ऑयल से बनता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको हटा करके आयन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? आयन में। अगर ये आयन में कन्वर्ट हो गया, समझ पा रहे हैं, तो ये सॉल्ट का काम करने लगेगा। और अगर ऐसा है तो ये फैट है। समझ में आ रहा है? और ये क्लास 10 में भी ये रिएक्शन था, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इसका नाम था, जहां पे आप फैट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? सॉप में। ठीक है, तो खैर देखिए, तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर से बना है, मतलब ऐसा केमिकल है। समझ पा रहे हैं? और दो लेयर है इस तरीके से। जो OH ग्रुप है उसको हम लोग सर्कल से दिखाएंगे, और ये जो हम लोग लाइन दे रहे हैं ये कार्बन का चेन दिखा रहा है। तो समझ पा रहे हैं? तो लिपिड का बाई लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरा लेयर है। समझ पा रहे हैं? और ये जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड है। कैसा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं? जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है? फॉस्फेट। लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो वो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, मतलब दो लेयर है। समझ पा रहे हैं? अब मान लो कि ये सेल का जो ऊपर का मेम्ब्रेन है ये लिपिड का बना है, तो इस सेल में वाटर इंटर करेगा? बताओ, ऑयल के साथ वाटर जुड़ेगा? कभी नहीं। तो ऑयल के अंदर वाटर जा ही नहीं सकता। तो इस लिपिड से अब पानी अंदर कैसे आएगा? H2O कैसे अंदर जाएगा? समझ पा रहे हैं? तब इसके लिए जरूरत पड़ेगा कुछ स्पेशल केमिकल का, जो इसमें रास्ता बना है आने जाने के लिए पानी का। आ रहा समझ में? और इसके लिए कुछ प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स। समझ पा रहे हैं? ये जो प्रोटीन देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो केमिकल जो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता है, उस केमिकल को ये अंदर आने में, बाहर जाने में मदद करता है। समझ पा रहे हैं? यहां तक इंटीग्रल प्रोटीन उसको बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पूरे तरीके से धंसा हुआ है। लेकिन कुछ प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड भी है, और बाहर वाले रीजन को पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरी बोलते हैं, साइड वाले पार्ट को पेरिफेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो पोर्शन है वो आपका पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरिफेरल। और पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन दोनों से, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ग्लूकोज का भी पार्ट है, मतलब शुगर भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? शुगर। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और जब प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। समझ पा रहे हैं? तो ये जो लेयर आप देख रहे हैं ऊपर और इधर नीचे से, ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। समझ पा रहे हैं? ये हो गया आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो देख रहे हैं इधर, ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। और इसके साथ ये सब क्या अटैच है? शुगर अटैच है। समझ पा रहे हैं? और इस लिपिड लेयर के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी है। मतलब ये भी एक तरह से फैट का ही टाइप है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। समझ पा रहे हैं? तो यहां तक कुछ समझ में आया? अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिक्विड है या सॉलिड है, मतलब फ्लूइड है या क्या है? तो फ्लूइड किसको बोलते हैं? बेसिकली फ्लूइड उसको बोलते हैं जिसमें फ्लो करने का टेंडेंसी हो, जैसे जो बहता हो। जैसे हवा फ्लो करता है तो फ्लूइड है, लिक्विड फ्लो करता है, फ्लूइड है। अब ऐसा है कि ये जो प्रोटीन आप सेल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं ना, ये अपने जगह पे फिक्स नहीं है।
ये यहां से इधर इधर धीरे धीरे इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है मेम्ब्रेन। और जब किसी मटेरियल में कोई भी चीज इधर उधर मूव कर सकता है, समझ पा रहे हैं, यानी वो उसका नेचर कैसा होगा, फ्लूइड नेचर का होगा। आ रहा समझ में? तो क्वासी फ्लूइड नेचर जो बताया गया है टाइप, या फिर जो इसके लिए थ्योरी दिया गया, उसमें यह बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। समझ पा रहे हैं? इतना अगर आप समझ लिए, स्ट्रक्चर ध्यान में है, सब चीज देख रहे हैं, तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने में मजा आएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए देखिए, तो पहला लाइन क्या लिखता है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s। जब तक लाइट से चलने वाला सिंपल माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, तब तक सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, तब जाकर के सेल मेम्ब्रेन के बारे में लोग समझ पाया और ज्यादा डिटेल में उसका स्टडी कर पाया। अब देखो, कोई भी माइक्रोस्कोप में कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको लाइट का जरूरत पड़ता है, समझ पा रहे हैं? वो लाइट माइक्रोस्कोप है जो लाइट से चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट का जरूरत नहीं पड़ता है, लाइट के जगह पे इलेक्ट्रॉन निकल करके आता है बीम के फॉर्म में। जैसे लाइट का बीम होता है ना, लेजर लाइट में देखते हैं लाइट कैसे सीधा ट्रैवल करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? और उसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो छोटा से छोटा चीज को इमेज लाइट नहीं बना पाता है ना, समझ पा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उसको इमेज बना करके बड़ा करके देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसका डिस्कवरी कब हुआ? 1950 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसके बाद जाकर के सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किया जा सका। मीनवाइल केमिकल स्टडीज on the cell membrane, especially in human red blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और इसका केमिकल स्टडी किया गया। मान लो कि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, लेकिन केमिकल स्टडी करने के लिए तो उसको लैब में केमिकल के साथ यूज करेंगे ना, समझ पा रहे हैं? तो आप क्या देखेंगे कि केमिकल स्टडी किया गया सेल मेम्ब्रेन का। स्पेशली किसका केमिकल स्टडी किया गया? कौन से सेल का? ह्यूमन रेड ब्लड सेल का। आ रहा समझ में? और इस चीज को समझने के बाद साइंटिस्ट एबल हो चुका, बताने के लिए एबल हुआ किस चीज के बारे में? पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि वो लिपिड बाइलेयर से बना है, उसमें प्रोटीन है, उसमें शुगर है, इस चीज के बारे में बता सका। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। और ये जो स्टडी हुआ आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का स्टडी, केमिकल स्टडी, उससे क्या पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? बोलिए जल्दी। लिपिड एंड प्रोटीन से बना है। द मेजर लिपिड्स, जो मैक्सिमम लिपिड्स प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, वो कौन है? वो है फॉस्फोलिपिड्स। कौन है? फॉस्फोलिपिड्स। दैट आर अरेंज्ड, वो अरेंज कैसे है? इन अ बाइलेयर, दो लेयर के फॉर्म में अरेंज है। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो पोलर हेड है, जो फॉस्फेट वाला हेड है, बाहरी साइड है दोनों साइड से, और अंदर के साइड क्या है? कार्बन का चेन है। कार्बन का जो लंबा चेन है वो अंदर के तरफ है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो पूंछ है, ध्यान दीजिएगा, इस रीजन जो आप दिखाए, हम दिखाए थे फैट के बारे में, समझ पा रहे हैं? तो अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप या साबुन में, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर के साथ अटैच हो सके। और ये जो टेल है, जो वाटर के साथ नहीं अटैच होता है, ऑयल के साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। समझ पा रहे हैं? तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर के साइड है, और जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है वो बाहर के साइड है। इसी बात को यहाँ पे बता रहा है। समझ पा रहे हो यहां तक?
ओके तो हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है टुवर्ड्स द इनर पार्ट, दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। और ये इंश्योर करता है कि ये जो पार्ट जो पानी से अटैच नहीं हो सकता था वो अंदर की तरफ है और उसमें पानी का कोई अटैचमेंट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बचाएगा उसको। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, फिगर में देख चुके हैं लिपिड्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पॉसेसेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और बाद में जब फिर से स्टडी किया गया सेल मेम्ब्रेन का तो ये भी पता चला कि प्लांट का और एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। और रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है वो कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप में अलग अलग होता है, वैरी करता है। मतलब कुछ सेल में प्रोटीन ज्यादा है लिपिड कम है, कुछ सेल के मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा है प्रोटीन कम है। ये अलग अलग सेल के मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है, जो रेशियो है, वो अलग अलग होता है। इन ह्यूमन बीइंग में द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को। उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन है। मतलब हम लोगों के रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन में कितना परसेंट प्रोटीन है? 52% और 40% लिपिड है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। मतलब कितना आसानी से प्रोटीन निकलता है सेल मेम्ब्रेन से, इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि वो जो प्रोटीन है वो इंटीग्रल है या पेरिफेरल है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में अटैच है प्रोटीन उसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, और जो आउटसाइड है उसको आप आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पार्सली या फिर टोटली ब्योरेड मतलब धसा हुआ है। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो इतना सारा बात जो हम लोगों ने अभी फिगर में देखा था वही सब चीजों को यहाँ पे अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। तो समझ पा रहे हैं यहां तक? तो आज के क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहां तक समझ पा रहे हैं। ओके, 2-4 मिनट और देखिए, ठीक है, तब कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ध्यान समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन का जो इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर का जो इंप्रूव्ड मॉडल दिया गया है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो ये दिया था सिनेगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? सिनेगर एंड निकोलसन ने। आप लोग पेंसिल और बुक लेके बैठिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करते जाइए। तो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको किसने प्रपोज किया था? जल्दी से बताइए। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। और वाइडली एक्सेप्टेड एज, इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ये क्वासी फ्लूइड नेचर का लिपिड जो है ना, जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स है वो उसका नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर ऐसा है कि इसका मेम्ब्रेन में पार्टी जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन वो मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है लैटरली। समझ पा रहे हैं? मतलब मेम्ब्रेन में इधर उधर हो सकता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है, अगर मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ जो प्रोटीन है वो इधर उधर मूव कर सकता है। समझ पा रहे हैं? लैटरली मूव कर सकता है और बहुत स्लो मूव करता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से मूव करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। और लिपिड का है पता ही आपको, लैटरल मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लैटरल मूवमेंट। जो साइड वाइज, अगर ऊपर नीचे होता तो ये क्या कहलाता? वर्टिकल मूवमेंट। क्या कहलाता? लेकिन इधर उधर हो सकता है लेफ्ट राइट, वो क्या कहलाएगा? लैटरल मूवमेंट। किसका मूवमेंट? प्रोटीन का। किसमें? बायलेयर। ओवरऑल जो बायलेयर है लिपिड का, मतलब सेल मेम्ब्रेन का, उसमें कहीं भी मूव कर सकता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स
फ्लूइडिटी, और वहां पे कितना ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है प्रोटीन, वो उसका फ्लूइडिटी बताएगा। अगर ज्यादा स्पीड मूव करेगा मतलब सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी ज्यादा है, और अगर स्लो मूव करेगा मतलब फ्लूइडिटी, फ्लूइडिक नेचर उसका कम है। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सिक्रेशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। कि ये जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, इसके कारण सेल क्या क्या फंक्शन शो कर पाता है। इसके कारण सेल ग्रोथ कर सकता है, ग्रो करना, सेल बढ़ सकता है, साइज बड़ा हो सकता है, ठीक है। दो सेल के बीच जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, दो सेल के बीच सेल मेम्ब्रेन अटैच हो सकता है, सेल सिक्रीट कर सकता है, सेल के अंदर से कोई केमिकल बाहर निकल सकता है, इंडोसाइटोसिस कर सकता है, सेल किसी चीज को पकड़ करके अपने अंदर ले जा सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है, सेल दो पार्ट में बट सकता है। और ये सारा प्रॉपर्टी किस कारण से है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो इसका जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, उसके कारण ये सारा प्रॉपर्टी है। समझ पा रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है सेल मेम्ब्रेन का कि ये अपने अंदर केमिकल्स को अंदर बाहर होने देगा, सिलेक्टेड मटेरियल को सेल के अंदर जाने देगा और सिलेक्टेड मटेरियल को सेल से बाहर आने देगा। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। चाहे सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल है या बाहर है, लेकिन इसके लिए सिलेक्टिव परमिएबल है, सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर बाहर होने देता है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है कि सेल से अंदर, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने के लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई एनर्जी खपत नहीं करता है, तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स, यानी कुछ सॉल्यूट्स ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम लोगों के बॉडी में आयंस भी है, क्या है? आयन, जैसे सोडियम आयन है, Na+ आयन, क्लोरीन माइनस आयन, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है कुछ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कुछ पार्टिकल और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होता है वो मूव कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से अंदर बाहर सेल का आ जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन कम और ज्यादा होने पे मूव करता है। अगर कुछ मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा और अंदर कम है तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और अगर अंदर ज्यादा हो गया बाहर कम है तो वो अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब गैस जो हमारे सेल को चाहिए, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे अंदर बाहर हो सकता है। समझ पा रहे हैं? जब यहाँ ऑक्सीजन का यूज करके CO2 बनाएगा तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ते जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बढ़ेगा तो ये बाहर आएगा, ज्यादा उसका क्वांटिटी होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आने लगेगा, और ऑक्सीजन घटेगा तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। तो ये सब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होगा और इसमें कोई एनर्जी खपत नहीं होगा, और ये सब कैसा कहलाएगा? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स मूव करेगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। वाटर में अल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरह के मूवमेंट को क्या बोला जाता है? इस तरह के मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अगर किसी सेल में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, किसी सेल में वाटर का मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर की तरफ, किस बेसिस पे? कंसंट्रेशन। कि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और अगर अंदर में पानी, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन वाटर जो है डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसा? लिपिड बाय लेयर है, लिपिड का बना है, फैट का बना है, तो इसके लिए एक स्पेशल रास्ता बनाना होगा, स्पेशल चैनल बनाना होगा जिसके थ्रू वो मूव कर सकेगा। तो उसी बात को लिख रहा है कि एज द पोलर मॉलिक्यूल
कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो वाटर है, जो पोलर है, वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकता है। इसीलिए दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, इसीलिए एक प्रोटीन चाहिए जो उसको पास करा सके ऑफ द मेम्ब्रेन, और वो कहां होना चाहिए, मेम्ब्रेन में, टू फैसिलिटेट, और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वाटर का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, चाहे वो बाहर से अंदर भेजना हो या अंदर से बाहर भेजना हो, उसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। समझ पा रहे हैं यहां तक? अ फ्यू आयंस, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कुछ आयंस जो है सेल मेम्ब्रेन में वो इस तरीके से पास होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में नहीं जाता है बल्कि लोअर से हायर में जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उल्टा चलता है। अगर मान लो कि बाहर में, मान लो कि यहाँ पे आयंस कम है तो यहां से बाहर जा रहा है, लेस से मोर के तरफ जा रहा है, और अगर बाहर लेस है तो अंदर के तरफ आ रहा है। और ये काम करने में, इस प्रोसेस में एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ये विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी खपत किए ये मूवमेंट नहीं हो सकता। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। और इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें आयंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाएगा अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा, और यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगा। और एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, एटीपी के फॉर्म में। यहाँ एटीपी खर्च करना पड़ेगा, और इस तरह के प्रोसेस को और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और इसका एग्जांपल कौन है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में जो सोडियम और पोटेशियम को मूव कराता है, लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर से हायर की तरफ ले जाता है, हायर से लोअर की तरफ नहीं लाता है। इसीलिए इसमें एनर्जी खपत होता है। समझ पा रहे हैं? और ये एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। तो आज के क्लास में यहां तक आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझना है। अगर आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझते हैं तभी जाकर के आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। ये 2 4 5 क्वेश्चन रट लेने से सोचोगे कि कंपटीशन निकल जाएगा, तो उससे नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपको जितना में सिलेक्शन हो जाएगा उतना क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, उससे कम ही बनेगा हर बार क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? और जब एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझेंगे तब जाकर के आप कौन सा सेंटेंस गलत लिखा है, कौन सा सेंटेंस सही लिखा है, असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आप करेक्ट बना पाइएगा। और जब वो सब आप करेक्ट बनाने लगिएगा तब फिर आपसे नीट का हर क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आज यहीं तक, ठीक है।